हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो है उसका हम चैप्टर 36 करेंगे। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप पे है, ग्रुप चलता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। टॉपिक है अधिकरण। यहाँ पे हम नोट्स को बहुत डिटेल में बताते हैं, जैसे कि पहला सीरीज में प्री का नोट्स, दूसरा में मेंस का नोट्स, तीसरा में प्री का प्रीवियस ईयर पीसीएस और यूपीएससी दोनों का, सीरीज 4 में मेंस का प्रीवियस ईयर आंसर के साथ मॉडल आंसर प्री और पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। पाँचवा में हम प्रैक्टिस प्री देते हैं, प्री का सवाल प्री पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। और सीरीज जो 6 है इसमें हम मेंस का सवाल देते हैं, पीसीएस प्लस आईएएस का, प्लस उसका मॉडल आंसर भी देते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का नाम है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? एक अर्ध न्यायिक होता है जिसे विशेष प्रकार के विवादों, जैसे तकनीकी मामला हो गया, प्रशासनिक निर्णय के समाधान में ये बनाया जाता है। फिर ये जो है ये पारंपरिक न्यायालय से भिन्न होता है क्योंकि इसका प्रक्रिया सरल होता है, तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होता है, समय और धन कम लगता है, तेजी से निर्णय होता है। और फिर अधिकरण का इसका जो नींव 42वां 1976 में इसको निर्माण किया गया और इसका 2 अनुच्छेद जोड़ा गया, जैसे अनुच्छेद 327 से, जैसे प्रशासनिक अधिकरण हो गया, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों से जुड़े विवाद, भर्ती, सेवा शर्तें, पदोन्नति और स्थानांतरण, संसद को सत्ता में दी गई कानून बनाकर यह अधिकरण बना सके। फिर अनुच्छेद 327B में आता है जिसमें अन्य अधिकरण शामिल है, जैसे कि संसद व राज्य विधानसभाएं स्थापित कर सकती है, कर हो गया, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार, किराया नियंत्रण, चुनाव, खाद्य पदार्थों का नियंत्रण। फिर शहरी भूमि सीमा से जुड़े विवाद। अधिकरण बनाने का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? न्याय जल्दी मिले, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अत्यधिक बोझ होने के कारण विशेष मामलों में अलग संस्थानों को भेजने का उद्देश्य। साथ में तकनीकी ज्ञान, जैसे कि कंपटीशन कमीशन, एनजीटी, सीएटी, तकनीकी समझ। इसका मेन मकसद है न्यायालय में का बोझ कम करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का समय बचाना और विवादों का विशेषज्ञ समाधान। इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं टैक्स, पर्यावरण, कर्मचारी, सेवा विवाद आदि विशेषज्ञों द्वारा। फिर अगर अधिकरण की प्रकृति, अधिकरण जैसे ट्रिब्यूनल ना तो पूरी तरह न्यायालय है और ना ही पूरी तरह प्रशासनिक निकाय है। इनकी प्रकृति क्या होता है? क्वासी जुडिशरी होता है, न्यायिक प्रक्रिया, परंतु अदालतों जैसी कठोर कार्रवाई नहीं, नियम लचीला रहता है, एक्सपर्ट भी रहता है। साथ में प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्रमुख अधिकरण जैसे कि हो गया 327 CAT, SAT, JAT। आप यदि डेली आप जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम का, जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए, सीडीएस, बीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस टीचर हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, चाहे बिहार एसआई हो गया, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी आरओ हो गया, और यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, हर एग्ज़ाम का हम व्हाट्सएप पे इसका तैयारी कराते हैं और टॉप लेवल का हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9431717169 में आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉलिंग नहीं, ओनली मैसेज, या फिर 82 940 31 450। हम खुद पढ़ाई करते हैं, खुद जो नोट्स बनाते हैं हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और हमने बहुत लोगों को, स्टूडेंटों को मतलब जोड़ा है जो पीसीएस का तैयारी करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं। एक्सपर्ट लोगों का जो इंटरव्यू दिया है, जो टॉप लेवल का जिसका मेंस एक्सपर्ट है, उसके द्वारा बनाया जाता है और आप लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है। फिर अलग से अन्य प्रमुख अधिकरण 327 भी है, जैसे कि एनजीटी, पर्यावरण, नेशनल कंपनी लॉ, फिर ये हो गया इनकम टैक्स, फिर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसमें प्री में पूछ देता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना कब हुआ? तो 1985 में। अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के कर्मचारी रहता है, अपवाद सशस्त्र बल, उच्च न्यायपालिका। यदि सीएटी के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में रिट
226/27 सुप्रीम कोर्ट की 2010 की एल चंद्रा कुमार जजमेंट के बाद। फिर आप इसको देखें और इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक एल चंद्रा कुमार केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकरण हाई कोर्ट के विकल्प नहीं है और साथ में हाई कोर्ट की जो रीट है समाप्त नहीं की जा सकती है और ट्रिब्यूनल का निर्णय हाई कोर्ट पर अपील अनिवार्य होगा और ट्रिब्यूनल पर हाई कोर्ट का नियंत्रण रहेगा। एनजीटी राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, इसका जो स्थापना हुआ है 2010, ये इम्पोर्टेंट है पीढ़ी के लिए। अधिकार क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण, वन प्रदूषण और एनओसी या ये 6 महीने में निर्णय का इसका लक्ष्य है और भारत का सबसे प्रभावी अधिकरण है। ये अधिकरण इतना अच्छा अधिकरण होने के बाद भी कुछ इसमें समस्याएं हैं, जैसे स्वतंत्रता की कमी है, पर्यावरण में कार्यपालिका का प्रभाव, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, कई राज्यों में सेट बंद, इसे मतलब मामले आप देख सकते हैं। इसका अपील जो है इसका बहुत जटिल है और एनजीटी के आदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वित्तीय शक्तियाँ पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से अधिकरण में इतना अच्छा अधिकरण होने के बाद भी इसमें जो कमियां हैं, इसको यदि हम सुधार किया जाए तो ये बहुत अच्छा देश के लिए होगा। तो सबसे पहले इसमें सुधार करना चाहिए कि स्वतंत्र नियुक्ति समिति हो, तकनीकी सदस्यों का प्रशिक्षण हो टाइम टाइम पे, और ऑनलाइन ट्रिब्यूनल सिस्टम भी हो और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन और समय सीमा आधारित निर्णय हो। कभी कभी क्या होता है, समय बहुत बढ़ जाता है, ऐसा ना हो। वित्तीय स्वायत्ता हो। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये सब पूछ देता है, आर्टिकल पूछ देता है और 1985 कब बना, ये सब, और कौन केस, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब ये प्री का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो है कंप्लीट हो गया। अब इससे मेंस में सवाल कैसे आता है, तो मेंस का नोट्स हम आपको बताएंगे इस तरह से कि सबसे पहले प्रस्तावना, भारतीय न्याय प्रणाली का भार अत्यधिक है। 5 करोड़ से अधिक को लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 प्लस, हाई कोर्ट में 60 लाख प्लस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 करोड़ प्लस मामले हैं। तो इसको एक प्रकार से इस मामले को हम कम करने में इसका अहम भूमिका होगा। तो ऐसी स्थिति में विशेषीकृत अर्ध न्यायिक जो निकाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रिब्यूनल न्यायालयों से अलग होते हुए भी न्यायपालिका की सहायक शाखा है जो त्वरित, सरल और विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान करते हैं। भारत में ट्रिब्यूनल की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होती है, परंतु संवैधानिक दर्जा 1976-42वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला। अनुच्छेद इसका क्या है, 327 ए, 327 बी। उसके बाद अधिकरणों का संवैधानिक आधार आर्टिकल, ये बहुत जरूरी है, 327 ए, 327 बी। अनुच्छेद 327 ए केवल प्रशासनिक अधिकरण के लिए, जैसे कि इसमें केंद्र व राज्यों के से विवाद जुड़ा है, जैसे नियुक्ति हो गया, पदोन्नति हो गया, वेतन, सेवा शर्तें और पेंशन। संसद कानून बनाकर सीएटी एसएटी स्थापित कर सकती, जैसे मुख्य विशेषता आपका केट 1985 सेट कई राज्यों में और 2 या अधिक राज्यों के लिए। अनुच्छेद अब दूसरा जो है 327 बी, इसका हम जानेंगे कि यह विभिन्न क्षेत्रों में विवाद पर पर्याप्त व्यापकता देता है, जैसे कराधान हो गया, चुनाव, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात। उसके साथ आयात निर्यात, प्रदूषण, ग्राम न्यायालय इसके तहत ही बनाए गए अधिकरण, एनजीटी 2010, ये सब। फिर इसमें भारतीय अधिकरण का विकास महत्वपूर्ण चरण, जैसे कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो आया था 1976, इसके द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी हमारा मौलिक कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ है, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे आया था 1976 में। प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 कब जुड़ा है आप खुद जानते होंगे। उसके बाद आगे इसमें क्या होता है कि न्यायिक बोझ कम करने हेतु ट्रिब्यूनल बनाने की सलाह देता है और इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। राज्य और केंद्र पर विशेष अधिकरण पर संवैधानिक दर्जा। और फिर अगला
एल चंद्रा कुमार केस 1997 में जैसे भारत के ट्रिब्यूनल तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट इसको माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण हाई कोर्ट की विकल्प नहीं है। अधिकरण के निर्णय हाई कोर्ट में चुनौती योग्य रहेंगे। यदि कोई इंसान अधिकरण जो उस पर यदि कोई निर्णय दिया है और उससे यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट वो व्यक्ति अपने संतुष्टि के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसका फाइनल नहीं होगा। हाई कोर्ट की रीट जुडिशरी नहीं हटाई जा सकती है। अधिकरण जुडिशरी रिव्यू का हिस्सा नहीं होगा। फिर इसमें फिर आया फाइनेंस एक्ट 2017। इसमें सरकार ने कई ट्रिब्यूनल को मर्ज कर दिया, यानी यदि 4-5 है तो उसको एक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में विधि की सुधार का आदेश दिया। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए भारत के प्रमुख जो है अधिकरण आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा अन्य अधिकरण है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण विवादों का त्वरित निपटारा, पर्यावरण विवादों के लिए विशेष अदालत। दिवालियापन कंपनी निर्णय पर निर्णय आईबीसी मामलों में महत्वपूर्ण। अधिकरण का जो प्रकृति है इससे सवाल आपको मेंस में देना पड़ेगा, जैसे न्यायिक प्लस तकनीकी विशेषज्ञ। अदालतों से कम कठोर प्रक्रिया इसका है। नेचुरल जस्टिस का पालन, अपील प्रक्रिया सीमित है। जुडिशरी रिव्यू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसका होगा कि उसका निर्णय क्या मिला है, उससे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसका निर्णय को बदल भी सकता है। अधिकरणों के लाभ फिर क्या होगा? इसका त्वरित न्याय होता है, यानी बहुत फास्ट होता है। सामान्य अदालत में वर्षों लगते हैं, ट्रिब्यूनल महीनों में निपटा देते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे बोझ कम होता है। लोगों का खर्चा भी कम होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई केस होता है तो कई साल तक चलता है, खर्चा भी, पैसा भी खर्चा होता है, समय भी बर्बादी होता है। यहाँ पे ये बचता है। फिर विशेषज्ञता में जैसे कि विशेषज्ञ सदस्य तेज सटीक निर्णय लेते हैं। इसमें बहुत एक्सपर्ट भी लोग होते हैं। न्यायालय का बोझ कम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल न्यायालय का समय बचाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कम खर्चीली प्रक्रिया है, और कोर्ट का जो फी है, वकील सब काम मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। फिर भी अधिकरणों की चुनौतियाँ, और चुनौतियाँ में हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता का अभाव है। नियुक्ति समिति कार्यपालिका का वर्चस्व सब देख सकते हैं। इसका जो समय होता है बहुत छोटा होता है। रिव्यू प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, और साथ में कार्यक्षमता का समस्या। सदस्यों की आज भी कमी है। आवर बेंच लगातार रिक्तियाँ, अभी भी बहुत रिक्तियाँ खाली है, उसको भरना बहुत यहाँ ज़रूरी है। कमज़ोर संरचना है, इसमें सुधार होना चाहिए। फिर आप कुछ जजमेंट कुछ यहाँ जुडिशरी रिव्यू का जटिल मॉडल, जैसे कि आप केट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई स्तरों पे डिले होता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, जैसे भवन, कोर्ट हॉल, रिकॉर्डिंग सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंस का अभाव है। ये सब यदि हम अपडेट करते हैं समय के साथ, 5G टेक्नोलॉजी होने के साथ भी ये सब प्रॉब्लम है, यदि ये सब हम करते हैं तो हमारा और बेनिफिट होगा। अनुच्छेद 327B के अंतर्गत राज्यों की उदासीनता, जैसे कि सेट कई राज्यों ने बंद कर दिए हैं, एनजीटी के आदेश इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो ये सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब हमारा देश के विकास में इसका अहम योगदान होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय आया था एल चंदा कुमार 1997 मेंस में देना है तब अच्छा नंबर आएगा। जुडिशरी जो रिव्यू का विकल्प नहीं होगा। हाई कोर्ट रीट जुडिशरी सर्वोपरि होगा। यदि कोई इंसान उससे संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट वो जा सकता है। फिर अधिकरण से जुड़े वर्तमान में मुद्दे क्या हैं? एनसीएलटी में भारी पेंडेंसी या आईबीसी मामले में डिले के कारण कंपनियां दिवालियापन प्रक्रिया में फंस रही है। एनजीटी की शक्तियां लगातार विवाद, कई राज्यों में एनजीटी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती, तो इस प्रकार समस्या बार बार देखा जा रहा है। इसका जो टेनर इसका जो समय पीरियड इसको मतलब घटाया, ये एक प्रकार का मतलब विवाद है। ये कार्यपालिका का अधिक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है कि कार्यपालिका का अधिक शक्ति होता है, जिसके कारण इसका जो कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप होता है। डिजिटल ट्रिब्यूनल की पहल,
रिक्तियों के कारण केंद्रीय कर्मचारी के मामले में लंबित। इसका सुधार उपाय, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि नियुक्ति, स्थानांतरण, बजट, प्रशासनिक एनजीटी स्वतंत्र नियुक्ति समिति होना चाहिए, कॉलेजियम प्लस विशेष टीम के द्वारा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में होता है। डिजिटल ट्रिब्यूनल सिस्टम भी होना चाहिए। पेपरलेस ई हेयरिंग, एआई केस मैनेजमेंट भी, एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग इसमें करना चाहिए। और समय सीमा आधारित निर्णय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय 6 महीना है, कहीं 2 साल ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनजीटी मॉडल पूरे भारत में लागू होना चाहिए। एकीकृत सिस्टम होना चाहिए। अलग अलग अपील प्रक्रिया को सरल बनाना। अब निष्कर्ष में, अधिकरण भारतीय न्यायिक तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, परंतु कार्यपालिका हस्तक्षेप, रिक्तियाँ, सीमित संसाधन, अपील तंत्र की उलझन इसकी विश्वसनीयता व दक्षता को सीमित करती है। और फिर आपको दे देना, यदि भारत में स्पीडी जस्टिस का लक्ष्य प्राप्त करना है तो ट्रिब्यूनल को स्वतंत्रता, संसाधन और आधुनिक तकनीक से सशक्त करना अनिवार्य है। ये मेरा प्री और मेंस का नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि सीरीज तीसरा में कि जो प्री में सवाल यूपीएससी और पीसीएस में आया है इस टॉपिक से, वो सवाल को हम हल करेंगे। सवाल है यूपीएससी प्रीलियम 22 में कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। यह अंतरिम राहत देने की शक्ति है, हाँ ये भी सही होगा। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के कठोर प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है, नहीं, कठोर नहीं, नॉर्मल, तो ये होगा ऑप्शन ए सही। दूसरा सवाल 20 में पूछा गया है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिब्यूनल 327 सीए के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो ये होगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। फिर 19 में है कि एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो यह केंद्रीय सरकार स्थापित किया गया है, तो इसका हम काट देंगे। यह आदेश हाई कोर्ट में चुनौती दिए जा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, हाँ, तो ये होगा बी। फिर 17 का सवाल है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्वासी जुडिशरी मतलब बॉडी है, तो होगा एनजीटी। फिर 16 का सवाल है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो होगा कंपनीज एक्ट 2013। फिर यूपीएससी 15 का सवाल है, जिसमें COMPAT किससे संबंधित है, तो होगा प्रतिस्पर्धा उल्लंघन। फिर यूपीएससी का 14 का सवाल है, इनकम टैक्स ITAT किस प्रकार का निकाय है, तो होगा ये सांविधिक एक्ट के माध्यम से बना है ये। फिर प्रीवियस ईयर हम पीसीएस का देखेंगे, यूपीएससी का हमने देख लिया है, तो बीपीएससी में पूछता है एनजीटी किस वर्ष स्थापित हुआ, तो होगा इसका 2010। फिर इसी तरह यूपीएससी में जो सवाल आया है एनसीएलटी किस क्षेत्र में निर्णय देता है, तो कंपनी कानून। एमपीपीसीएस में आया है ग्राम न्यायालय एक्ट कब लागू हुआ, तो होगा 2008। फिर झारखंड पीसीएस में जो सवाल आया है डीआरटी किससे संबंधित है, तो होगा बैंक ऋण वसूली। फिर 12 में है छत्तीसगढ़ पीसीएस में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ है, तो होगा 1985। इस प्रकार से हमने देखा। फिर हम मेंस का सवाल जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी और पीसीएस में आया है उस सवाल को हम देखेंगे उत्तर के साथ। प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया है एल चंद्रा कुमार 1997 निर्णय ने भारतीय अधिकरण व्यवस्था की संरचना और स्वतंत्रता को किस प्रकार पुनर्भाषित किया है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। हम टॉप मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एल चंद्रा निर्णय भारतीय अधिकरण प्रणाली का मील का पत्थर माना जाता है। यह निर्णय 42वां 1976 हाईकोर्ट की रीट समाप्त किए जाने की वैधता पर केंद्रित था। निर्णय का सार, हाई कोर्ट की रीट पावर 226-27 मूल संरचना का हिस्सा, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का विकल्प नहीं, वे केवल पहला मंच है, अंतिम नहीं। इंसान वहाँ पे हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद ट्रिब्यूनल का जुडिशरी रिव्यू हाई कोर्ट में होगा अनिवार्य, और ट्रिब्यूनल पर हाई कोर्ट का
सुपरविजरी कंट्रोल जारी रहेगा। उसके बाद इसका प्रभाव को लिखना है मेंस में। प्रभाव क्या होगा? न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा और कार्यपालिका नियंत्रण पर रोक, नागरिकों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा, ट्रिब्यूनलाइजेशन को सीमित किया। आज के संदर्भ में हमको उत्तर को जोड़ कर देना है कि जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2017 ने कई ट्रिब्यूनल को मर्ज किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को बढ़ाता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना, जो उसका समय पीरियड कम करने की स्वतंत्रता पर खतरा है। एनजीटी और एनसीएलटी के कई आदेश से हाई कोर्ट में चुनौती, जुडिशरी रिव्यू जरूरी है। और आईबीसी के मामले में रिफॉर्म की मांग। और साथ में इसका निष्कर्ष हम देंगे। उत्तर मेरा समाप्त होगा। जैसे कि यह निर्णय ट्रिब्यूनल प्रणाली को संतुलित, स्वतंत्र और संविधान सम्मत बनाए रखने के लिए अनिवार्य था। आज जब सरकार ट्रिब्यूनल को पुनर्गठित कर रही है तो एल चंदा कुमार निर्णय जुडिशरी एक्सपेंडेंस की सबसे मजबूत ढाल बना हुआ है। फिर ये सवाल पीसीएस में भी आया है और यूपीएससी दोनों में आया है। तो वो सवाल है, भारत में अधिकरणों का उद्देश्य न्यायपालिका का बोझ कम करना था, परंतु व्यवहार में वे अपेक्षित परिणाम दे पाए। विवेचना कीजिए। तो टॉप मॉडल आंसर में हम लिखेंगे कि अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य था कि विशेष मामलों में विशेषज्ञता आधारित, त्वरित और कम लागत वाला न्याय। लेकिन 2024-25 की वर्तमान स्थिति बताती है कि अपेक्षित परिणाम अभी भी अधूरे हैं। उपलब्धियां क्या है? एनजीटी ने 30,000 से अधिक पर्यावरण मामले को त्वरित निपटारा किया। एनजीटी ने आईबीसी मामलों का निर्णायक भूमिका निभाया। सीएटी एसएटी ने सेवा संबंधी विवादों में समय बचाया। समस्याएं क्या है? समस्याएं पेंडेंसी एनसीएलटी में 18,000 प्लस मामले लंबित 2024। स्वतंत्रता की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है न्यायिक जो है सदस्यों की कमी है। 20-40% पद खाली है। हाई कोर्ट अपील के कारण डिले। अधिकरण का निर्णय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिजल्ट स्पीडली जस्टिस का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। बजट और इसका जो है आधारभूत जो है संरचना का कमी है। बजट इसमें कम मिलता है गवर्नमेंट तरफ से। और एनजीटी कई जगह बिना पर्याप्त स्टाफ के काम कर रहा है, समय पर उसका जगह को भर नहीं पा रहा है। करंट अफेयर्स को लिंक करना है कि एनजीटी ने 2024 में दिल्ली एयर पोल्यूशन पर कड़े आदेश दिए। एनजीटी के लिए एनसीएलटी पोर्टल लॉन्च हुआ। कई बार केस आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023-24 में ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस पर 5 बार सख्त टिप्पणी की। आपका उत्तर समाप्त होता है। निष्कर्ष देना है, अधिकरणों ने न्याय में नई दिशा जरूर दी है, परंतु स्वतंत्रता, संसाधन, तकनीकी क्षमता और नियुक्ति सुधार किए बिना वे न्यायपालिका का बोझ कम करने के उद्देश्य को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाए। फिर ये अगला सवाल हमारा पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत की पर्यावरणीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संस्थान है, परंतु इसकी शक्तियों और सीमाओं पर बहस जारी है। समझाइए। एनजीटी की स्थापना 2010 में पर्यावरण विवादों के त्वरित निपटान उद्देश्य से हुई। यह विश्व का सबसे प्रभावी पर्यावरण न्यायालय में से एक है। सबसे ऊपर में लिखेंगे। फिर आप इसका शक्तियाँ लिखेंगे। शक्तियाँ में देंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम और जल अधिनियम के अंतर्गत मामले सुनना। फिर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लागू करना और कंपेंसेशन और रिस्टोरेशन आदेश देना और अंतरिम आदेश जारी करना और 6 महीने में निर्णय देने का प्रावधान। बहुत फास्ट। इसका सफलता अमना प्रदर्शन पर कड़े आदेश और पटाखा नियंत्रण दिल्ली में। वायु प्रदूषण पर एक्यूआई आधारित निर्देश हिमाचल उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण रोकथाम, जो इसका सफलता मिला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर लैंडमार्क आदेश। फिर इसका सीमाएं क्या होगा? सीमाएं में कि हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती और कई उद्योग एनजीटी आदेश का पालन नहीं करते हैं। बजट और स्टाफ में कमी है। बजट मतलब बढ़ाना चाहिए, स्टाफ समय समय पे भरना चाहिए। कुछ राज्यों में बेंच नहीं होने पर ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं। फिर करंट में हमको लिंक करना। एनजीटी ने 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर ये दिया है ऑर्डर। और एक्यूआई 400 प्लस होने पर एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी सख्त किया है। उत्तराखंड टनल
क्लैप्स 2023 एनजीटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब अंतिम एक निष्कर्ष देना है कि निष्कर्ष एनजीटी भारत के पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ है, पर इसकी शक्तियाँ सुदृढ़ बनाने, आदेशों के पालन और संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद आप इसका 5वां सीरीज आता है जो हम अपने तरफ से प्रीलियम का प्रैक्टिस के लिए हम सवाल देते हैं, जो पीसीएस और यूपीएससी दोनों में काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिब्यूनल के संदर्भ में सही है? अधिकरण पूरी तरह न्यायालय होते हैं नहीं। पहले आपको बताएं कि पूरी तरह न्यायालय नहीं होते हैं, लेकिन ये न्यायालय जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो पहला गलत। अधिकरण विशेषज्ञता आधारित अर्ध न्यायिक, बिल्कुल सही। आपने सबसे ऊपर में पढ़ा होगा, ये विशेषज्ञता लोग यहाँ होते हैं और ये अर्ध न्यायिक है, आपने सबसे ऊपर पढ़ा होगा प्री वाला पॉइंट में। अधिकरण का संवैधानिक 42/1976, तो ये सही, यानी ऑप्शन क्या होगा? 2 और 3। फिर दूसरा सवाल जो है 327, ये किससे संबंधित है? तो ये होगा प्रशासनिक अधिकरण। फिर अगला है 327 भी किन विषयों से संबंधित अधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर होगा विदेशी मुद्रा भी होगा, और साथ में औद्योगिक विवाद भी होगा, और कंपनी कानून नहीं होगा, फिर एक भूमि सुधार होगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर चौथा सवाल, केट का गठन कब हुआ है? तो 1985। फिर अगला, एनजीटी के संदर्भ में कौन सही है? तो एनजीटी के संबंध में कौन सही है? यह 2010 में स्थापित हुआ, हाँ। यह अंतरिम राहत दे सकता है, हाँ। ठीक, इसके आदेश केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो इसका होगा बी। एनसीएलटी किस क्षेत्र में निर्णय दे देता है? तो होगा दिवाला एवं कंपनी कानून। आईटीएटी किस प्रकार का निकाय है? तो होगा ये सांविधिक एक्ट के माध्यम से बनता है। और फिर क्वासी जुडिशरी बॉडी जो है ये एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। फिर ये अगला, ट्रिब्यूनल की विशेषता क्या है? तो ये तकनीकी कठोर प्रक्रिया नहीं है, इसका बहुत नॉर्मल है, केवल संविधान द्वारा स्थापित नहीं, बिल्कुल गलत। हाई कोर्ट में कोई नियंत्रण नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा नियंत्रण है। तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, हाँ होते हैं। ग्राम न्यायालय जो एक्ट है वो 2008 को बना है। एनजीटी की स्थापना अधिनियम, ये होगा आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। अपॉइंटमेंट का जो है इशू, उससे रिलेटेड सवाल, ट्रिब्यूनल की नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य विवाद क्या है? तो कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण, न्यायपालिका की अनुपस्थिति, विशेषज्ञों की कमी। फाइनेंस एक्ट 2017 से रिलेटेड सवाल का प्रभाव, उससे सवाल हम बनाए हैं। कई ट्रिब्यूनल को मर्ज कर दिया, आपने सबसे ऊपर पढ़ा होगा। अधिकरणों की नियुक्ति सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इसे पूरी तरह वैध घोषित, गलत, यानी होगा क्या? 1 और 2। अगला, एल चंद्रा कुमार केस के इस निर्णय के अनुसार से ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का विकल्प है, नहीं। हाई कोर्ट का रीट पावर समाप्त की जा सकती है, नहीं। ट्रिब्यूनल का निर्णय हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं। 226 और 227 हाई कोर्ट। अगला है 15 में मैचिंग सवाल है कि एनजीटी आईबीसी एक्ट, एनसीएलटी, बी का ऑप्शन है एनजीटी एक्ट, सीएटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, क्या होगा? तो एनजीटी का होना चाहिए, एनजीटी यहाँ पे है, एनजीटी का होना चाहिए एनजीटी एक्ट, यानी ए का बी और 2 का ये
2 का ये NCLT ये होना चाहिए, बाकी ये सही है, यानी इसका होगा एक ऑप्शन। हमारा ये सीरीज 5 ख़त्म हो गया। अब छठा सीरीज में हम मेंस प्रैक्टिस का क्वेश्चन देंगे, और PCS और UPSC दोनों के लिए उसका हम मॉडल उत्तर देंगे, अच्छा उत्तर जो हम खुद बनाते हैं बहुत मेहनत करके और करंट से लिंक करके। भारत में ट्रिब्यूनल व्यवस्था का उद्देश्य न्यायपालिका का बोझ कम करना था, परंतु वास्तविकता में इसका प्रदर्शन मिश्रित रहा है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। जब ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले एक हेडिंग में हम बहुत अच्छा लिखेंगे कि भारत में अधिकरणों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का बोझ को कम करना और विशेषज्ञता आधारित त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, परंतु 2024-25 की स्थिति इस दिशा में मिश्रित सफलता दर्शाता है। इसका उपलब्धियां में हम देंगे, NGT ने पर्यावरण संरक्षण में कई निर्णायक आदेश दिए। 2023-24 दिल्ली एयर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, अमुना। NCLT ने IBC मामले को निपटाने में तेजी गति दिखाई है। CAT-SAT ने सेवा विवादों में सुनवाई का समय कम किया है। फिर इसका सीमाएं में हम देंगे कि इसका NCLT में 18,000 प्लस लंबित मामले 2024, AFT और CAT में भी लगातार बैकलॉग बढ़ रहा है। और फिर इसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में हम देंगे कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 और फाइनेंस एक्ट 2017 ने नियुक्ति व सेवा शर्तों में सरकार का प्रभाव बढ़ाया, जिससे स्वतंत्रता प्रश्नों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन 2021 में इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट रिव्यू के कारण ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। स्पीडली जस्टिस का लक्ष्य कमज़ोर हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मतलब बजट यहाँ कम मिलता है, और NGT, DRT और AFT में तकनीकी संसाधन व स्टाफ की गंभीर समस्या है। वर्तमान संदर्भ में इसको हम करंट अफेयर से लिंक करेंगे कि NCLT पोर्टल 2024 लॉन्च हुआ, पर अभी भी इसका जो है इशू उठा है कि लॉन्च तो हुआ है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023-24 में ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस पर 4 महत्वपूर्ण आदेश दिए। सरकार डिजिटल ट्रिब्यूनल की ओर बढ़ रही है। निष्कर्ष में हम देंगे कि ट्रिब्यूनल न्यायिक सुधारों में महत्वपूर्ण हिस्सा देता है, पर उनकी सफलता स्वतंत्रता, संसाधन, नियुक्ति प्रक्रिया, अपील तंत्र की दक्षता पर निर्भर करती है। यदि सुधार लागू हुए तो वे भारतीय न्याय प्रणाली का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। दूसरा सवाल UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है और PCS के लिए भी। N चंद्रा कुमार 1997 के निर्णय ने ट्रिब्यूनल प्रणाली की संवैधानिक स्थिति और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को मूल रूप से पुनर्गठित किया है। व्याख्या कीजिए। L चंद्रा कुमार बनाम भारत संघ 1997 भारतीय ट्रिब्यूनल व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकरणों और हाई कोर्ट के बीच संबंधों की पुनर्भाषित किया। निर्णय का मुख्य बिंदु जुडिशियल रिव्यू संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अतः हाई कोर्ट 226-227 में सुप्रीम कोर्ट 32 की शक्तियां समाप्त नहीं की जा सकती है। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का विकल्प नहीं है, केवल प्रथम मंच है। ट्रिब्यूनल का निर्णय हाई कोर्ट में चुनौती योग्य होंगे, साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में 226 प्लस 227 और सुप्रीम कोर्ट में 32। हाई कोर्ट की सुरक्षित रहेगी। पार्लियामेंट न्यायिक रिव्यू को किसी वैकल्पिक व्यवस्था से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। निर्णय के प्रभाव। अधीनस्थ अधिकरणों की सीमाएं स्पष्ट हुई है। न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित हुई। संवैधानिक नियंत्रण स्थापित हुआ। एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस पर रोक लगी। वर्तमान महत्व हम करंट से अपडेट करेंगे। 2023 और 25 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में
टेरर कम करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एल चंद्रा कुमार की भावना के विपरीत है। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2020 केस ने भी ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता को पुनः सुदृढ़ किया। निष्कर्ष में आप यहाँ पे देना होगा कि एल चंद्रा कुमार जजमेंट भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा अधिकारों की रक्षा और ट्रिब्यूनल प्रणाली की पारदर्शिता के लिए संरक्षण कवच है। वर्तमान सुधार बहसों में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। ये अगला सवाल, भारत में पर्यावरणीय न्याय देने में एनजीटी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके निर्णयों के कार्यान्वयन और अधिकार क्षेत्र को लेकर कई चुनौतियां हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण पूछ रहा है। तो एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटाने के उद्देश्य से बना यह विश्व में सबसे प्रभावी पर्यावरण न्यायालय में से एक है। उपलब्धि, एयर पोल्यूशन 2023-24 में दिल्ली एनसीआर में AQI 400+ होने पर सख्त आदेश। रिवर प्रोटेक्शन, यमुना एवं गंगा सफाई पर मॉनिटरिंग ऑर्डर। वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू करवाने में प्रभावी भूमिका। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फिर इसका हम चुनौतियां में देंगे कि हाई कोर्ट रिव्यू के कारण डिले, एनजीटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया लंबी, सीमित संसाधन, स्टाफ की कमी, ये सबसे बड़ी कमी है। स्टाफ की कमी प्लस बजट। कई राज्यों में यानी कई राज्य इस पर गंभीर नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आदेश का पालन नहीं करती, अधिकार क्षेत्र में टकराव होता है। करंट से हम लिंक करेंगे पंजाब हरियाणा स्टेबल वरिंग में कड़ी टिप्पणी, हिमाचल फ्लैश फ्लड 2023 में इन्वायरमेंटल डिजाइंस पॉलिसी की आलोचना। निष्कर्ष में हम दे देंगे कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पर इसकी सफलता बजट, स्टाफ, मजबूत सहयोग तंत्र और स्पष्ट अधिकार क्षेत्र में निर्भर करती है। एक सुदृढ़ एनजीटी भारत के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत सहायक होगा। इसमें मेन प्रॉब्लम है स्टाफ की कमी और बजट, पैसा ज़्यादा मिलता नहीं है, काम सही से हो नहीं पाता है। हम आपको हर दिन एक टॉपिक यूट्यूब पे कराएंगे। यदि आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको ऑल टाइप का नोट्स प्रेजेंट में हम वहाँ पे प्रोवाइड अभी करा रहे हैं। प्रेजेंट में जैसे यूपीएससी का, सीएससी, यूपीएससी में ये प्री मेंस कंप्लीट, ईपीएफओ का, एपीएफसी का 5000 MCQ अभी करा रहे हैं। ये एग्ज़ाम है 5 दिन के बाद, और फिर 10,000 MC करा रहे हैं। और यूपीएससी में एनडीए सीडीएस भी होता है, यूपीएससी हो गया। उसके बाद बिहार पीसीएस में जैसे बीपीएससी हो गया, सिविल सर्विस, और बीपीएससी एईडीओ, एईओ, और बीपीएससी टीचर, पीजीटी, टीजीटी का हर सब्जेक्ट का, बिहार एसआई बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए भी होता है। साथ में यूपी पीसीएस, सिविल सर्विस, यूपी आरओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी पेट, यूपी बीईओ, इसका भी होता है। साथ में अभी हम एक 3000 मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें हम फॉरम आईएएस का 1000 सवाल लेंगे 2025 और 26 का, मेंस और फिर मतलब विजन आईएएस का 1000 सवाल लेंगे 2000, विजन आईएएस 2025 का 30 टेस्ट और 2026 का 30 टेस्ट, टोटल 60 टेस्ट लेंगे। एक टेस्ट में 20 सवाल होता है, यानी 1200 सवाल विजन आईएएस का हम कंप्लीट करेंगे, और 1000 सवाल फॉरम आईएएस का, और 1000 सवाल संतोष सीएससी का रहेगा। टोटल 3000 सवाल का हम मेंस प्रैक्टिस कराएंगे। और ये बहुत कम फीस रखे हैं, ओनली 999 रुपये में आपको पूरा 3000 सवाल का मॉडल उत्तर मिलेगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।